वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 676 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1980 से, ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी बताइए। ना बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, ना घटने की प्रवृत्ति दर्शाती है, स्थिर बनी रही है या घटती बढ़ती रही है। 1980 से, ठीक है, अब तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी ना घटने की प्रवृत्ति दर्शाती है, यानी बढ़ रही होगी। ठीक है। तो वर्ष 1980 से 2011-12 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद की राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है ना घटने अर्थात बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। ठीक है। अगर इसको और देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र का योगदान 1970-71 में 33.3% और 85-86 में 40.4%, यानी बढ़ा। 95-96 में 45.7% बढ़ा और 2006-07 में 53.98% हो गया और 2011-12 में 58.4% हो गया और 12-13 में 59.3% हो गया। ठीक है। परंतु वर्तमान के जो आंकड़े हैं उसमें कुछ कमी आई है। ठीक है। और आर्थिक समिति 2018-19 में देखें तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो 54.8% है। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? ना घटने की प्रवृत्ति दर्शाती है, यानी बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। वहाँ ऐसा तो ऑप्शन था नहीं कि बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, वरना ए हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, मत्स्य की वानिकी बताइए। देखिए, मत्स्य की वानिकी हो गया, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या खनन, खान खोदना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। कृषि करना, पशुपालन करना। तो मत्स्य की वानिकी को तो हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। व्यापार परिवहन होगा, वित्त और वास्तविक संपदा होगा, दोनों हो जाएगा बी। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा उद्योग आता है। सेवा उद्योग के अंतर्गत व्यापार एवं परिवहन, वित्त, वास्तविक संपदा, सॉफ्टवेयर सेवाएं हो गई, व्यवसाय सेवाएं हो गई, वित्त सेवाएं हो गई, दूरसंचार हो गए, सूचना प्रसारण, अस्पताल, निदान केंद्र, ठीक है, अस्पताल निदान केंद्र, शिक्षा, जल परिवहन और अंतरिक्ष सेवाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रश्न वही है, पूछने का तरीका, ठीक है, कुछ अलग है। ऊपर तृतीय क्षेत्र की बात हो रही थी, यहाँ पे एग्जामिनर ने उपयोग किया है तृतीय क्रियाकलाप का। बताइए कौन कौन से हैं? खनन, उत्खनन, परिवहन, संचार, होटल, एपीकल्चर। तो कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, ठीक है, या मधुमक्खी पालन हो गया, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसको हटा दीजिए, 4 जहाँ होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। होटल हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में, यानी सेवा क्षेत्र में। परिवहन, संचार हो जाएंगे तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। खनन, उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आ गया, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन और संचार तथा होटल होते हैं। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, परिवहन, होटल, संचार, पैकिंग आदि शामिल है। कृषि वानिकी की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में है और विनिर्माण है द्वितीय क्षेत्र में, अगर पूछा जाए तो। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? इनमें से बताइए। सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से, यानी तृतीय क्षेत्र से। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में स्थिर मूल्यों, ठीक है, अगर 2004-05 और उत्पादन लागत पर वर्ष 12-13 के अनुसार देखें तो सेवा क्षेत्र का योगदान 59.29% और उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.03% और कृषि क्षेत्र का योगदान 13.68% है। इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस पूछ लेती है और लंबा पूछ लेती है, 12 साल, ठीक है, 15 साल तक का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत के जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2006 में था? तो 6 से, और वर्तमान स्थिति भी देखेंगे तो 6 में जब ये उस समय प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार हो जाएगा। और आज भी स्थिति बदली नहीं है, यही है। तो सेवा क्षेत्र, ठीक है, इसमें जो है व्यापार, होटल, परिवहन, संचार के वर्ग ने 2006 में भारत के जीडीपी में अपना सर्वाधिक योगदान दिया था। देखिए, वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाओं का 14.8%, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं का 12.85% तथा निर्माण का 8.2 था। अगर कुछ साल पहले की वर्तमान स्थिति देखें तो वर्ष 2018-19 के अनुसार विभिन्न सेवा क्षेत्रों का अनुमान, ठीक है, अनुमानित योगदान जो है व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं में 18.30% था। देखिए, ये जो आंकड़े होते हैं ये बिल्कुल ऐसे नहीं नवीनतम हर साल प्रकाशित होते हैं, 2 साल 3 साल में हो गए, ठीक है। तो 18-19 के अनुसार लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 2008-9 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो 8-9 की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक दिल्ली में रहा, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ में रहा, लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो चंडीगढ़ है, मतलब नवीनतम आंकड़े। तो वर्ष 2008-9 में, ठीक है, राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान करने वाले 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली टॉप पर, उसके बाद चंडीगढ़, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है, अधिक से कम है ये। अगर 18-19 के परिदृश्य में देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है चंडीगढ़ 88.95%, उसके बाद दिल्ली 84.3% और सिक्किम जो है 30.2% के साथ सबसे निचले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? पहला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, उद्यमियों के लिए उद्यगामी और परिस्थितिकी अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। देखिए, ये काम नहीं है मेगा फूड पार्क का, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला दूसरा होगा केवल। थर्ड से कितने कटेंगे? 2, 1 और 2। तो भारत सरकार ने मेगा फूड पार्क योजना को सितंबर 2008 में शुरू किया था। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा खराब होने वाले पदार्थों का प्रसंस्करण वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 20% तक करना, ठीक है, और अन्य प्रकार के जो खर्चे हैं, अपव्यय हैं, उनको घटाना। तृतीयक विकल्प उद्यमियों के लिए उद्यगामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना मेगा फूड पार्क का उद्देश्य नहीं है। मेगा फूड पार्क खेत से बाजार तक खाद्य श्रृंखला कायम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण हेतु आधुनिक अवसंरचना सुविधा का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया है? सेवा क्षेत्र उपागम बताइए इनमें से कौन सा है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या एकीकृत ग्रामीण या अग्रणी बैंक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या कौशल विकास मिशन? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत ग्रामीण या अग्रणी बैंक योजना। तो सेवा क्षेत्र उपागम अग्रणी बैंक योजना के कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया है। सेवा क्षेत्र उपागम के अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण बैंक को 15 से 25 गांव एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों की सेवा करने का प्रावधान है। देखिए, अग्रणी बैंक योजना वर्ष 1969 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को उन्हें आवंटित जिलों के लिए अग्रणी भूमिका सौंपने का प्रावधान है। अग्रणी बैंक आवंटित जिलों में कृषि, लघु उद्योग तथा ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सर्विस सेक्टर में कौन नहीं है? कानूनी सलाह, परिवहन, खान पान व होटल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण। सेवा क्षेत्र में कानूनी सलाह है, परिवहन है, ठीक है, खान पान होटल भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण नहीं है।
तो सेवा क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत दूरसंचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, परिवहन, होटल, रेस्तरां, जहाजरानी व नागर विमानन क्षेत्रों जैसे ठीक है क्षेत्रों से लेकर साधारण घरेलू सेवा प्रदाता तक शामिल हैं। और कानूनी सलाह, परिवहन, खान पान, होटल ये भी जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही क्रम आपको बताना। यानी जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहला आएगा, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। देखिए, जब देश ठीक है कि आज़ादी के समय जो है स्थिति उल्टी थी, मतलब उस समय कृषि सबसे बड़ा था, लेकिन आज जो है सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। सेवा क्षेत्र के बाद है उद्योग धंधे और कृषि जो है तीसरे पर पहुंच गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक सेवा क्षेत्र, उसके बाद उद्योग क्षेत्र और उसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह स्थिति जो है विपरीत थी। सर्वाधिक योगदान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का था। भारतीय सेवा क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। ठीक है, विश्व में जो अर्थव्यवस्था का लगभग 60% और रोजगार देने में 28% योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कब भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी? भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1996 में। तो भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1996 में की गई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम के 5 क्षेत्रीय कार्यालय आपको याद रखने हैं। दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता और गुवाहाटी। मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता याद रखिए और साथ में याद रखिए गुवाहाटी, असम। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अंतरिक्ष सेवाओं के अंतर्गत इसरो ने वर्ष 2020-21 में कितने निगरानी उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई थी? 10 भेजने वाला था। तो फरवरी 2020 में जारी अंतरिक्ष विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसरो की 10 भू प्रक्षेपण उपग्रह लॉन्च करने की योजना है और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ये उपग्रह अंतरिक्ष निगरानी सुविधा से लैस होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। नई इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 का लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देकर वर्ष 2025 तक कितना करना है? 500 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर या 400 अरब डॉलर? 400 अरब डॉलर। तो नई इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 का लक्ष्य ENDM की मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देकर वर्ष 2025 तक 400 अरब डॉलर यानी 26 लाख करोड़ का कारोबार प्राप्त करना है और वर्ष 2025 तक 190 डॉलर यानी 13 लाख करोड़ के 10 करोड़ मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन लक्ष्य जो है इसमें शामिल किया गया है। और इनमें से 110 अरब डॉलर के, ठीक है, 110 अरब डॉलर मूल्य के 60 करोड़ मोबाइल हैंडसेट जो है उनका उत्पादन निर्यात के लिए होगा, मतलब दूसरे देशों में भेजने के लिए होगा। नंबर 14 पर आ जाइए। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में कहाँ एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो यह है महाराष्ट्र के बाधवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाराष्ट्र के बाधवन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की योजना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई थी और इसकी कुल लागत 65,544.54 करोड़ होगी। देखिए, बाधवन बंदरगाह को भू स्वामित्व मॉडल में विकसित किया जाएगा और बाधवन बंदरगाह के स्थापित होने के बाद भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन कोविड-19 के चक्कर में इसका निर्माण कार्य बढ़ता जा रहा है। निर्माण समय। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 1 जनवरी 2020 को रियल एस्टेट क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा केरेरा का शुभारंभ किया गया? केरेरा है केरल। तो 1 जनवरी 2020 को केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरेरा मतलब केरल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का शुभारंभ किया था और इसका शुभारंभ ग्राहकों के विश्वास को बढ़ावा देने और रियल एस्टेट क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया था।
इम्पोर्टेंट इसमें ये रहेगा कि रियल एस्टेट अधिनियम जो है वो आपको याद रखना 2016 भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह अधिनियम घर खरीदारों की रक्षा करने के साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, रियल एस्टेट अधिनियम 2016। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। 4 से 5 प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।